हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पहले 3 पार्ट निकाले हैं जो प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, हमने उसमें क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। आप ये जो चौथा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, इस पे हम आगे के प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है और 2 पार्ट अगर मैं वीडियो बना दूँ तो उसमें हमारा पूरा प्लांट फिजियोलॉजी का जो है PYQs ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मेरे पास एक्सेस है वहाँ तक का मैं PYQ आपको करवाऊँगी। तो और 2 शायद वीडियोस लगेंगे, उसमें प्लांट का सारे पार्ट्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो आप उन सबको भी देखिए। और आगे के जो भी वीडियोस मैंने डाले हैं, 2-3 पार्ट डाले हैं, वो भी आप सॉल्व कीजिए। देखिए, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम को अभी सिर्फ लगभग कितना बोलेंगे, 1 महीना 1.5 मंथ्स है। तो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप क्या करें, आप फटाफट से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। अगर आपसे बन पा रही है क्वेश्चन तो सही है, बिल्कुल आप सही जगह पे हैं, आप सही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रही है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप क्या करेंगे, आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे, आप सोल्यूशन देखेंगे कि क्या है इसका आंसर, एंड देन उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्किप भी कर सकते हैं, पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन, ये वार्बर इफेक्ट, ये सब, ये पहला क्वेश्चन है। मैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप आंसर देख लें पहले ही। ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन रहा ये, तीसरा क्वेश्चन रहा ये उसके नीचे। ठीक है, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। फिर ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, ये फोर्थ है, वेस्टफुल लाइट। ठीक है, फिर फिफ्थ है, ये गटेशन के बारे में है फिफ्थ। ये सारे आप सॉल्व कीजिए, बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो हम सॉल्व करेंगे। और एक ये क्वेश्चन है सिक्स्थ। टोटल 6 क्वेश्चन है, आप ये सॉल्व करके देखिए कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, नहीं बन पा रहा है वीडियो देखिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। इस क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर द कोड्स गिवन बिलो। तो ठीक है, हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 चूज करनी है और यहाँ पे हमें कोड्स दी गई है, उसमें से हमें आंसर, सही आंसर तक पहुंचना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, मैच द फॉलोइंग का एक सबसे बेहतरीन पार्ट होती है, ये एक एडवांटेज होती है कि आप, अगर आपको 2 भी आंसर आता हो, और स्लेट का स्पेशली बोलती हूँ क्योंकि स्लेट में अगर आपको 2 भी आता हो इसमें से ना, तो आप आंसर में निकल सकते हैं। ठीक है, एक नहीं भी आता हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा CSI या फिर गेट में नहीं होता। वो आपको 3 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज कर देंगे, ऐसे सीन है। मतलब आपको पूरे ही 4 ऑप्शंस आपको आने पड़ेंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही चीज़ आप मौके का फ़ायदा उठाते हैं स्लेट में, अगर ऐसा है तो हमें तो पता है कि क्यों ऐसा है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये डी वाला देखते हैं। ठीक है, डी वाले में बोला गया है राइट इफेक्ट। ये राइट इफेक्ट क्या है, आपने अगर ये, वैसे इवोल्यूशन और इकोलॉजी से है तो आप इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी सिंस वो, एंड आपको पता है ही इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको पता होगा किसे कहते हैं, कि सडन अगर कोई जीन फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज आ जाए, ड्रास्टिक बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए ना, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो सीवॉल एंड राइट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट को हमें दिया था। ठीक है, और बहुत सारे हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिर उसके बाद फाउंडर्स इफेक्ट है, वो बहुत सारे टर्म्स आते हैं, वो इवोल्यूशन में हम फिर कभी देखेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला को तो हमने देखा कि ये जो राइट इफेक्ट है, सीवॉल एंड राइट, तो इट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे देखा है हमने, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी बाई चांस। जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस मतलब चांस इवेंट, जैसे सडन चेंज, सडन चेंज को ही हम चांस कहते हैं ना, चांस इवेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है डी का हो गया हमारा 1, डी का 1 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इमर्शन इफेक्ट। सो व्हाट इज इमर्शन इफेक्ट? इमर्शन इफेक्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया ना, फोटोसिंथेसिस पे उन्होंने रिसर्च किया था। तो उस टाइप पे उनको पता चला कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है, आपको पता होगा कि वहाँ पे 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट हम यूज़ करते हैं। मैं ये पिक्चर पे आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, हम फोटोसिंथेसिस पे जो है 2 वेवलेंथ्स ऑफ लाइट यहाँ यूज़ करते हैं, एक 680 और दूसरा है 700। ठीक है, तो यहाँ फार रेड और रेड लाइट का यहाँ पे यूज़ आ जाता है। तो ये जो इमर्शन इफेक्ट है ना, ये जो साइंटिस्ट थे इमर्शन, इन्होंने ये बताया था कि अगर फोटो सिस्टम 1, ठीक है, जिसका वो है 700, फिर फोटो सिस्टम 2 जिनका है 680,
तो अगर ये दोनों अगर इंडिविजुअली हम किसी प्लांट को सिर्फ फोटोसिस्टम 1 दे देंगे तो उतना ज़्यादा हमें फोटोसिंथेसिस होते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों, अगर हम 680 को अकेले दें, ठीक है, तो भी हमें फोटोसिंथेसिस उतना लेवल में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम अगर दोनों को ही अगर हम प्लस कर दें, दोनों को ही अगर हम ऐड कर दें, तो हमें बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज दिखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। दैट मीन्स कि वो एनहांस हो गया। इसको हम रेड ड्रॉप इफेक्ट के साथ भी हम इसे रिलेट करते हैं। तो एनहेंसमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय सब्जेक्टिंग क्लोरोफिल टू द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, ठीक है। 2 डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट के साथ जब हम उसे ट्रीट करते हैं तो एनहेंसमेंट देखने को मिलती है फोटोसिंथेसिस में, तो उसी को ही हम इमर्शन इफेक्ट कहते हैं। तो सी का हो गया हमारा, सी का हमारा सेकेंड हो गया। अब इस ठीक है, फिर उसके बाद हम ये सब चीज़ें ना आपको बुक में भी मिल जाएगी। मैंने ये जब मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये सब बुक से ही समझा रही हूँ। आपको बुक में ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो एनहेंसमेंट इफेक्ट है, जो ये जो है इमर्शन इफेक्ट है, फिर उसके बाद रेड ड्रॉप इफेक्ट है, वेवलेंथ पे क्या असर पड़ रहा है, ये सब ये आपको बुक में मिल जाएगी। तेइज एंड जेगर पे प्लांट फिजियोलॉजी की अच्छी बुक है। अगर आपसे बन रहा है तो आप पढ़ लीजिए एक बार, अच्छी बुक है, ठीक है। थोड़ा इंडिपेंडेंट बनिए, क्या पता आपसे सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस वो बुक पढ़ के ही। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर वो बुक अभी पढ़ने जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मार्च में ही एग्जाम होगा। तो आई सजेस्ट टू आफ्टर मार्च नेक्स्ट ईयर अगर आप ट्राई करें तो स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करें, ठीक है। कोचिंग तो होती रहेगी, लेकिन थोड़ा बहुत बुक्स भी देखने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो है बी है पास्चर इफेक्ट। तो पास्चर इफेक्ट को हम ना हमेशा किसके साथ रिलेट करते हैं, एरोबिक के साथ, है ना। अब पास्चर अगर आपको याद नहीं होगा ना, तो आप किससे याद कीजिएगा, लुइस पास्चर से याद कीजिएगा, फर्मेंटेशन, वो सारी चीज़ों से आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई, ये देखिए ये वाला है, इसका तो थर्ड है, डिक्लाइन इन कंजप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ड्यू टू चेंज फ्रॉम एनारोबिक से अगर कोई चीज़, एनारोबिक से अगर कोई चीज़ एरोबिक्स में चेंज हो रही है तो हमें क्या मिलेगी, डिक्लाइन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होगी उसमें हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगी, उसी को हम क्या कहते हैं, पास्चर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो पास्चर इफेक्ट का ये हमें समझ आ गया, डिक्लाइन इन द कंजप्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ड्यू टू चेंज फ्रॉम एनारोबिक टू एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड उसके बाद वार्बर इफेक्ट, वार्बर इफेक्ट भी आप फोटोसिंथेसिस में आपको देखने को मिलती है। जब क्या करते हैं कि वैसे क्या होती है प्लांट में CO2 लेती है, फिर O2 रिलीज करती है ना। दिस इज द होल सिनेरियो, ये रहा कोई प्लांट है, ठीक है, दिस इज द होल सिनेरियो। लेकिन इन केस ऑफ वार्बर इफेक्ट क्या होती है, फॉर एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा हीट है, ह्यूमिड बहुत ही ज़्यादा कुछ है, एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें क्या होती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन का बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होती है, प्लांट क्या करती है, O2 फिक्स करने लगती है और CO2 रिलीज करने लगती है, ठीक है। सो इट इज़ इनहिबिटरी, ये फोटोसिंथेसिस पे इनहिबिटरी, तो उसमें केस में भी क्या देखने को मिलेगा, फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो डेट मीन्स कि इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ O2, ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस, दिस इज नोन एज वार्बर इफेक्ट। तो ए का फोर्थ, तो एज ए होल हमारा आंसर क्या है, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो 4-3-2-1 ये रहा डी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं ये वाला करवा लेती हूँ, क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस ही पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत ये देख लेंगे। तो इसमें बोला गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो है करेक्ट सीक्वेंस क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो आपको पता होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसका किसका ज़्यादा है, ठीक है। इंक्रीज इन रिडक्शन पोटेंशियल के साथ हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस का जो है ये पाथवे आपको जानने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सारा है ये जो फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिस्टम 2 है, यहाँ फोटोसिस्टम 1 है। यहाँ पे आपने देखा कि पहले 680 है, तो पहला क्या हो गया हमारा फोटोसिस्टम 2 हो गया, जो कि 680 का है। फिर उसके बाद हमने देखा ये जो है PQA और PQB ना, इसको हम प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है।
प्लास्टोक्विनोन। फिर आगे हम देखते हैं कि सेमीक्विनोन, फिर यूबिक्विनोल, बहुत सारी कुछ चीज़ें आती है जब हम रेस्पिरेशन भी देखते हैं। ठीक है, जब हम क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखते हैं, वहाँ सारे बहुत कुछ होती है। तो यहाँ पे इतना हम डेप्थ में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, बस इतना पढ़ रहे हैं पी क्यू ए और पी क्यू बी जो है, ये टाइप्स ऑफ पी क्यू ए एंड पी क्यू बी, ये टाइप्स ऑफ क्या है, प्लास्टोक्विनोन है। ठीक है, अगर ये प्लास्टोक्विनोन है तो इसके बाद किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के बाद ही जाना चाहिए। ठीक है, हम ऑप्शंस में देखते हैं कि क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं फोटोसिस्टम 2 प्लास्टोक्विनोन। ठीक है, फिर साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स ये रहा हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये रहा। ठीक है, तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे जाना चाहिए, है ना, तो साइटोक्रोम पे तो जा रहा है, ठीक है, सही है। फिर उसके बाद देख रहे हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फेरोडॉक्सिन, तो उसके बाद किस पे जा रहा है, फोटोसिस्टम 1 ऑफकोर्स सही में जा रहा है। फिर उसके बाद हमारा किस में जा रहा है, ये रहा फेरोडॉक्सिन पे जा रहा है। ठीक है, ये रहा फेरोडॉक्सिन पे जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सही है, पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया। ये बाकी का देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। फोटोसिस्टम 1 क्या पहले आता है, नहीं आता है। फोटोसिस्टम 1 पहले आता है, नहीं आता है। फोटोसिस्टम 1 पहले आता है, नहीं आता है। तो ये पहले ऑप्शन में ही हमारा करेक्ट गलत हो गया, बाकी का हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहला का जो ये सेकंड का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर है ए। पहला का हमने क्या देख लिया, पहले का आंसर था डी और इसका आंसर ये है। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखते हैं हम, ए वेस्टफुल लाइट इंड्यूस रेस्पिरेटरी प्रोसेस रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। हमने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है और क्या क्या करती है, O2 रिलीज करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक और दूसरा जो अभी मैंने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात बोला था आपको, उसमें क्या बोला था, वो क्या करती है, CO2 रिलीज करती है और O2 को फिक्स करती है। इट इज़ अ वेस्टफुल लाइट इंड्यूस पाथवे, ऑफकोर्स है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ही हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन वो वेस्टफुल है क्योंकि हमें CO2 तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, वो जबकि वो एनवायरनमेंट में क्या कर रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, तो दिस इज वेस्टफुल। तो दिस इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, और इसको हम क्या, किसके साथ, वार्बर इफेक्ट के साथ हम इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, वार्बर इफेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। तो कैम जो है, ये क्या कहती है, डेजर्ट वाले एरिया पे हमें देखने को मिलती है। ये एक कोपिंग मैकेनिज्म होती है कि कोई अगर प्रोलॉन्ग्ड, अगर कोई प्लांट है जो प्रोलॉन्ग्ड अगर फोटो रेस्पिरेशन कर रहा है तो वो तो हार्मफुल प्रोसेस है, तो उसको ओवरकम करने के लिए ये कैम हमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद ये हेड स्लैग पाथवे, ये तो अलग ही है, लाइट रिएक्शन भी आपको पता है क्या है। ठीक है, सो थर्ड का आंसर हो गया हमारा फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, फोटो रेस्पिरेशन। फिर उसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिगार्डिंग गटेशन। सो गटेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करने की जरूरत होती है। सो गटेशन इट ऑकर्स थ्रू स्पेशलाइज्ड पोर्स कॉल्ड हाइडेड होल्स। मैंने गटेशन के पहले भी एक शायद क्वेश्चन करवाई है, तो उसी का थोड़ा सा अभी हम एक्सटेंडेड जब हम वर्जन देखते हैं तब हमें ये गटेशन के बारे में पढ़ने को मिलती है। ठीक है, ये अभी देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो इट ऑकर्स टू स्पेशलाइज्ड पोर्स कॉल्ड हाइडेड होल्स, ऑफकोर्स ये है। 1 का क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। देखिए बीच बीच में ना मेरी वीडियो कभी कभी कट हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा जो लैपटॉप है वो इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है और बैटरी इसकी थोड़ी सी ख़राब है, तो क्या करती है खुद ब खुद ही बंद हो जाती है, तो इसलिए मुझे फिर से शुरू करके वीडियो बनानी पड़ती है। दिस इज़ अ रीज़न कि मैं बहुत सारी जो कटा पिटा करके मैं वीडियोस को कंबाइन करके आपके सामने ले आती हूँ। आई जस्ट होप इससे आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होएगी। ठीक है, थोड़ी बहुत कुछ इधर उधर हो रही हो तो आप जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर ले थोड़े से, मेरे लिए भी, है ना। तो फिर 1 का हमने देखा कि ट्रू है। फिर उसके बाद देखा इट ऑकर्स इन हर्बेशियस प्लांट्स लैंड्स व्हेन रूट प्रेशर इज लो एंड ट्रांसपिरेशन इज हाई। तो आपको पता होगा कि गटेशन जो प्रोसेस है ना वो क्या करती है, ट्रांसपिरेशन जब लो होती है ना तब हमें देखने को मिलती है एनवायरनमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रहा प्लांट है, आपको पता होगा पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, है ना, हाई वाटर पोटेंशियल, लो वाटर पोटेंशियल। तो क्या होती है कि अगर ट्रांसपिरेशन अगर यहाँ पे हाई होना, अगर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है डेट मीन्स कि क्या वाटर यहाँ पे लूज करेगी। सो वाटर अगर यहाँ पे लूज कर रही है तो क्या हमें गटेशन देखने को मिलेगी, क्या हमें हाइडेड होल्स के बाहर जो यहाँ पे लीफ होती है यहाँ पे हमें पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि गटेशन का मतलब ही यही था कि अगर प्लांट अगर वाटर एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं कर पा रही है तो वो अपने लीफ के थ्रू क्या करती है, वो कुछ वाटर थोड़े छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिलीज करती है।
तो अगर ट्रांसपिरेशन अगर एनवायरनमेंट में हाई है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन अगर एनवायरनमेंट में हाई है तो क्या पानी जो लीफ है वहाँ जमा होएगी, पानी जो है वो सॉइल पे रिटेन रहेगी, नहीं रहेगी, वो एनवायरनमेंट में लूज होती जाएगी, है ना। तो एज ए रिजल्ट हमें गटेशन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन हमें क्या बोला गया है, गटेशन के रिलेटेड हमें यहाँ टर्म्स चूज करनी है। तो रूट प्रेशर इज लो, नहीं ऐसा नहीं है, रूट प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई होती है क्योंकि वाटर हमें आगे भेजनी होती है ना। और ट्रांसपिरेशन इज हाई, नो ट्रांसपिरेशन इज लो, तब हमें गटेशन को देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड वाला जो है इसका तो हो गया हमारा फॉल्स। ठीक है, फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है इट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। नो, गटेशन हमें नाइट टाइम को देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि नाइट टाइम में हमारा ट्रांसपिरेशन क्या होती है, लो होती है। ठीक है, टेम्परेचर डाउन होती है, ट्रांसपिरेशन हमें लो देखने को मिलते हैं। तो अगर ट्रांसपिरेशन लो देखने को मिल रही है दैट मीन्स कि क्या, कि फिर से हमें क्या देखने को मिलेगी, गटेशन देखने को मिलेगी। ट्रांसपिरेशन लो नाइट टाइम में होती है, अगर नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन लो हो रही है, नाइट टाइम में गटेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ डे टाइम क्यों बोला गया है भाई, ये तो गलत है, थर्ड वाला फॉल्स है। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि थर्ड वाला फॉल्स है हमारा, थर्ड वाला फॉल्स है। फिर उसके बाद फोर्थ वाला देखते हैं, इट ऑकर्स इन प्लांट्स ग्रोइंग अंडर कंडीशन ऑफ हाई सॉइल मॉइस्चर एंड हाई ह्यूमिडिटी। अगर एनवायरनमेंट में हाई ह्यूमिडिटी है और हाई सॉइल मॉइस्चर है तो हमें गटेशन देखने को मिलती है। ठीक है, हाई सॉइल मॉइस्चर का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सॉइल है ना, सॉइल में हमें क्या देखने को मिलती है, सॉइल पे रूट्स होते हैं, है ना, ये ना रूट्स होते हैं जो वाटर एब्जॉर्व कर रही होती है। सो विथ टाइम क्या करते हैं, यही वाटर ऊपर ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो अगर सॉइल में हाई मॉइस्चर है दैट मीन्स कि इसकी वाटर पोटेंशियल हाई है, दैट मीन्स कि इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या 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 होगा, इसको वाटर को ऊपर ये भेजता रहेगा क्योंकि ऊपर तो वाटर पोटेंशियल लो है ना, तो ये वापस आसमान ऊपर क्या करेगा, ये वाटर को भेजता रहेगा। ठीक है, हाई सॉइल मॉइस्चर, तो क्योंकि वाटर हमें पता होती है कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ट्रांसपोर्ट होती है, तो ये हाई सॉइल मॉइस्चर तो ठीक है। हाई ह्यूमिडिटी, ठीक है, अब हाई ह्यूमिडिटी क्यों बोला गया है, हाई ह्यूमिडिटी मतलब कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी मॉइस्चर प्रेजेंट है। मैं यहाँ एक अलग एक पिक्चर से बताती हूँ। हाई ह्यूमिडिटी का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि ये सपोज एक प्लांट है, ये प्लांट है, यहाँ पे इसकी रूट्स है, तो हाई सॉइल मॉइस्चर तो आपने समझ ली, सॉइल मॉइस्चर हाई है मतलब कि वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई है यहाँ पे। और अगर एनवायरनमेंट में हाई ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है कि जब कभी एनवायरनमेंट में ना वाटर वेपर का अगर प्रेजेंस ज़्यादा हो, ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में वाटर, यहाँ ये एनवायरनमेंट है, यहाँ पे अगर हमने देखा कि वाटर वेपर का प्रेजेंस ज़्यादा हो, हम क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रखा है एनवायरनमेंट में, तो हमने देखा कि यहाँ पे वाटर वेपर का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो वाटर वेपर मतलब क्या है कि वापस मॉइस्चर ज़्यादा है ऊपर एनवायरनमेंट में, अगर ऊपर मॉइस्चर ज़्यादा है तो क्या ट्रांसपिरेशन होगी, ट्रांसपिरेशन क्या होगी, इस पे नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कब होती है, जब ऊपर क्या होती है, ऊपर का मॉइस्चर कम होती है, यहाँ पे जो है पानी कम होती है एनवायरनमेंट में, बहुत ही ज़्यादा ड्राई एनवायरनमेंट होती है, जिससे कि क्या होती है कि वाटर लूज कर रही होती है प्लांट। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे वाटर वेपर अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिड ज़्यादा है, तो क्या अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो क्या यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगी, नहीं होगी, है ना। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है तो प्लांट क्या कर रही है, प्लांट वाटर लूज नहीं कर पा रही है, प्लांट वाटर लूज नहीं कर पा रही है, तो क्या करेगी, ये वाटर लूज कैसे करेगी, ये वाटर लूज करेगी गटेशन के फॉर्म में। ये प्लांट क्या कर दिखाने लग जाएगी, गटेशन दिखाने लग जाएगा। अब गटेशन दिखाएगी तो प्लांट क्या करेगी, वापस लीफ में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये हाइड्रोथॉट्स के थ्रू ये क्या करेगी, वाटर रिलीज कर देगी। दिस इज द होल सिनेरियो। ठीक है, इट ऑकर्स इन प्लांट्स ग्रोइंग अंडर, ये आई थिंक ये ग्रोइंग होना चाहिए। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपको समझ आ गया है, यही बड़ी बात है। ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो फोर्थ वाला क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, फोर्थ वाला ट्रू होगा। तो एज ए रिजल्ट हमने क्या देखा आंसर, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये रहा पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ये वाला, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो ये रहा गटेशन का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, जिसकी वजह से हमने ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका आंसर ये है। अब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब ये क्वेश्चन बचा है और ये क्वेश्चन बचा है, दो क्वेश्चन बचे हैं। ये दो क्वेश्चन भी अभी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे आई थिंक, और क्वेश्चंस नहीं है, मतलब है, मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा हुआ है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा बोल के।
ओके, चलिए ये सॉल्व करते हैं कि देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ ये जो है फोटोसिंथेसिस ये जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कि प्लांट का कंपोजिशन क्या है, प्लांट कैसे बना होता है, उसका सेल वॉल, उसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके पास जो गोल्जी होती है, जो बीच में जो डाइवर्जन होता है, साइटोकाइनेसिस होती है, उसमें क्या होती है, वो सब कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्लांट सेल, यहाँ में ट्रू फॉल्स देखनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है कि प्लांट सेल्स डिवाइड फास्टर देन द यीस्ट सेल, ठीक है। तो इसका हमें, आपको पता होगा कि जो यीस्ट सेल है वो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है या फिर जो रिप्रोडक्टिव जो भी साइकिल होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और सिंपल होती है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो डेट मीन्स कि क्या, ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर और इतनी लाइफ साइकिल इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, इसकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, तो इसीलिए अगर ये शॉर्ट एंड सिंपल है इसकी साइकिल, तो फिर ऑब्वियसली ये फास्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जब हम प्लांट को कंसिडर करते हैं, प्लांट सेल को, तो प्लांट सेल क्या होती है, बीइंग मल्टी सेलुलर, और उसकी जो लाइफ साइकिल होती है ना वो सिंपल नहीं होती, उसमें बहुत कुछ होती है, ठीक है। हालांकि दोनों ही यूकेरियोट्स में आता है, अगर प्रोकैरियोट्स होते तो बात कुछ अलग होती, लेकिन यहाँ पे सिंस दोनों ही यूकेरियोट्स में आ रहे हैं, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो प्लांट बीइंग मल्टी सेलुलर, इसकी जो साइकिल होती है वो तो डिवीजन की जो साइकिल होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये थोड़ा सा स्लो डिवाइड करती है। तो अगर स्लो डिवाइड कर रही है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ए हो गया हमारा फॉल्स। फिर हम देखते हैं कि बी में देखते हैं, प्लांट सेल वॉल इज कंपोज ऑफ द सेम मोनोमर एज दैट ऑफ द यीस्ट सेल वॉल। तो प्लांट का जो सेल वॉल है वो यीस्ट के सेल वॉल जिससे बना हुआ है ना, वो सेम मोनोमर से बना हुआ है। ये देखते हैं अभी किस किस से बना हुआ है। अगर आपको पता है यीस्ट का जो सेल वॉल है, जो यीस्ट है, फंगस है, वो सबका सेल वॉल किससे बना होता है, वो सबका सेल वॉल बना होता है काइटिन से, ठीक है। ये यीस्ट का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड एट द सेम टाइम अगर हम कहेंगे प्लांट का सेल वॉल, प्लांट का सेल वॉल वो किससे बना हुआ होता है, वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। अगर प्लांट का सेलुलोज, यीस्ट का काइटिन, तो क्या वो सेम मोनोमर से बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो ये भी बी भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट लगाए ना इस पे, इसमें मोनोमर बोला गया है, ठीक है। तो अगर हमने, देखिए सेलुलोज मोनोमर नहीं बनता है, सेलुलोज पॉलीमर बन जाता है किसका, ठीक है। सेलुलोज जो है वो किसका पॉलीमर होता है, ये ग्लूकोज का होता है। अगर ग्लूकोज का भी अगर फर्स्ट सच वाला जो एनोमेरिक फॉर्म होगा वो होगा, असली वाला जो एनोमेरिक होगा तो वो होगा बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। इससे बना हुआ होता है हमारा सेलुलोज, क्योंकि यहाँ पे मोनोमर बोला गया है ना। अगर ईस्ट का अगर काइटिन से बना होता है, ये तो हमें पता है कि ईस्ट का काइटिन से बना होता है। अब इसका काइटिन का, इसका अगर मोनोमर किससे बना हुआ होता है, वो होता है एनएजी से, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये ग्लूकोज ही होता है, लेकिन क्या होती है, थोड़ा सा मॉडिफाइड होता है। ये जो एनर्जी होती है ना, ये होती तो ग्लूकोज ही है, बट थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ग्लूकोज होती है, तो ये ग्लूकोज एमाइन हो गया। सो मोनोमरिक फॉर्म में भी अगर लेवल पे देखें तो क्या यीस्ट का और प्लांट का जो है इसका मोनोमरिक कंपोजिशन सेम है, सेल वॉल का नहीं है, ठीक है। तो ये बी भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, ए फॉल्स, बी फॉल्स। तो सी हमारा, देखिए आंसर हमारा आराम से मुंह के सामने खड़ा होकर निकला हुआ है, सी होना है। मैंने पहले ही कहा था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कि स्लेट की एक खास बात यही है कि अगर आपको दो स्टेटमेंट भी पता है, अगर आपसे एक स्टेटमेंट भी किसी रीजन से अगर छूट रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको बाकी दो पता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा स्लेट जो CSI वगैरह होते हैं ना, उसमें ऐसा सीन नहीं होता है, ठीक है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन में देखते हैं, थर्ड ऑप्शन नहीं, थर्ड स्टेटमेंट में देखते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है कि सेलुलोज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर, ठीक है। तो अगर आपको सेलुलोज का पता होगा कि सेलुलोज क्या होती है, एक लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और वो भी क्या होती है, अनब्रांच्ड होती है। और वो किससे लिंक्ड होती है, लीनियर स्ट्रक्चर 1,4 ग्लाइकोस अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
बॉन्ड से वो लिंक होती रहती है। अगर वो थोड़ा सा भी ब्रांच होती तो हमें 1/4 तो 1/4 ये 1/6 भी देखने को मिलती और 1/4 का रिपीटेशन भी देखने को मिलती, दैट मीन्स कि वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता। तो सेल्यूलोज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल इज एन अनब्रांच्ड पॉलीमर, ऑफकोर्स ऐसा है, वो अनब्रांच्ड है, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। तो सी हमारा हो गया ट्रू। फिर डी हो गया, ड्यूरिंग द प्लांट सेल डिवीजन, ये प्लांट होना है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज वाइटल रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, ऑफकोर्स ऐसा है, क्योंकि हमने जब साइटोकाइनेसिस वगैरह हो रहा होता है ना, तब हमने देखी होती है कि गोल्जी इतना ज्यादा रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ प्लांट जब दो सेल अलग अलग होने होते हैं ना, साइटोकाइनेसिस जब होनी होती है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की बात नहीं कर रही हूँ, जब साइटोकाइनेसिस हो रही होती है, ये रहा हमारा कोई सेल है और इसमें साइटोकाइनेसिस मीन यहाँ से 2 सेल अलग होने वाली है। हमारा जो सेल होती है ना, जो यूकेरियोट्स में जो हम देखते हैं एनिमल सेल में, वहाँ क्या देखते हैं हम, क्लीवेज फरो बनती है, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के डिविजन्स होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या देखेंगे हम, जो प्लांट के सेल वाले ना, कुछ गोल्जी बॉडीज होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं ना, तो विद टाइम ये एक ऐसे करके कुछ एक सेल प्लेट बनाता है, ठीक है, सेल प्लेट बनाता है। और सेल प्लेट का जो इनर वाला जो हिस्सा है ना, आपने जो इनर वाला हिस्सा देखा, ये होलो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये होलो स्ट्रक्चर होती है। सो विद टाइम क्या होती है, यही जो इनर वाला स्ट्रक्चर है, ये सेल प्लेट एक्सटेंड हो के फिर थोड़ा और एक्सटेंड होगा, ऐसे एक्सटेंड हो के क्या हो जाएगा, ये दोनों सेल को अलग कर देगी, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड होके ये दोनों सेल, ये सेल नंबर 2, ये सेल नंबर 1, ये दोनों सेल को ये अलग कर देगी, दैट इज साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोप्लाज्म का अलग अलग सेपरेशन हो रहा है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो ये हो गया। तो प्लांट सेल डिवीजन में ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले करता है वाइटल रोल सेल प्लेट फॉर्मेशन पे। तो फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई है। और ये क्वेश्चन बचा हुआ था, इसको हमें सॉल्व करनी है। ये आप एक काम कीजिए, आप एक घर पे एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, अगर आपसे बन रही है तो ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में वैसा कुछ नहीं है। लेकिन द थिंग इज कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड मैं चाह रही हूँ, मैं पर्सनली चाह रही हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में वैसा कुछ टफ रॉकेट साइंस वाली कुछ चीज है नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं खुद पर्सनली चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन इसका पढ़ा दूँ कि कैसे C3 प्लांट हो गया, C4 प्लांट हो गया, कैसे उनमें उस बंडल शीट सेल किसमें होती है, फिर क्रेन्स एनाटॉमी किसे कहते हैं, फिर उसके बाद मिसोफिल सेल्स किस किस में हमें फोटोसिंथेसिस देखने को मिलती है, C3 साइकिल कौन से लोकेशन पे देखने को मिलती है, ठीक है, ए ग्रैनल ग्रैनल, ये सब आपको मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा टाइम टेकिंग है और इसके लिए मुझे एक अलग से स्लाइड भी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं इसको क्या करती हूँ, इसको थोड़ी सी पोस्टपोन करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगी, जिसके कि आपको इस टाइप का कॉन्सेप्ट, जो भी उसके लोकेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है कि किस किस लोकेशन पे वो प्रेजेंट है या फिर जैसे भी हो, आप आराम से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ आप वो पढ़ सके, ठीक है। आई जस्ट होप कि ये जो वीडियोस थे, ये जो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व करे हैं, ये आपसे सॉल्व हुई है। अगर नहीं हुई है, कुछ भी डाउट है कहीं पे मुझे बताएं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपकी डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और वीडियोज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।